दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। और आज की कड़ी में विज्ञान की जो बातें हम करने वाले हैं, आप याद रखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फराटेदार सवाल आपके सामने रखने वाला हूं। और एक ऐसा सवाल जो भौतिकी विज्ञान में आप सबको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके के सवाल हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसको करना बिल्कुल ना भूलें। और बच्चों, आइए हम आपके सामने लेते हैं टॉपिक से सवाल। जो टॉपिक है आपका साउंड, ध्वनि के बारे में हम पढ़ते हैं। बच्चों, ध्वनि है क्या? साउंड होता क्या है? साउंड एक वेव होता है। किस प्रकार का वेव होता है, ध्यान में रखिएगा बच्चों। यह एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कही जाती है। बच्चे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब हिंदी में इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं बच्चे। आइए मैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में आपको बता दूं। ऐसा वेव जिसमें बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जब गति हो, कंपन हो, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जब गति होती है, तो ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं बच्चे? ऐसे वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बच्चे, एक बात ध्यान में रखिएगा, बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन वाइज इसमें चर्चा करना चाहता हूं। आपने पढ़ा होगा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, V = F लैम्डा, जो कि सुना होगा कि ध्वनि का जो वेग होता है, ध्वनि का वेग दो चीजों पर निर्भर करता है बच्चे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर, यानी आवृत्ति पर और वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है बच्चे। अब आपके दिमाग में ये हो रहा होगा, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवृत्ति क्या होती है? वाइब्रेशन, कंपन, जो कंपन होती है, एक सेकंड में जितनी बार कंपन होती है उसी को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मतलब क्या है? आवृत्ति का मतलब होता है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की संख्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, प्रति सेकेंड वाइब्रेशंस की जो संख्या होती है, उसी को, कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं मेरे बच्चों। तो आइए ध्यान से आप इस बात को समझिएगा कि ध्वनि का जो वेग होता है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर तो करता है, पर कंपनों की जो संख्या होती है, कंपनों की संख्या प्रति सेकेंड कंपनों की संख्या कहलाती है मेरे बच्चों, क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो V = F लैम्डा का मतलब वेलोसिटी जो होती है, यानी ध्वनि का वेग जो होता है, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, और लैम्डा यानी वेवलेंथ। मैं दूसरे शब्दों में वेवलेंथ को भी समझा दूं। वेवलेंथ होता क्या है? आप इसको क्या कहते हो? तरंग दैर्ध्य कहते हो बच्चे, या तरंग लंबाई कहते हो। मैं एक उदाहरण देता हूं। आपने एक वेव देखा होगा, जब हम ऊपर नीचे, क्रस्ट बोलते हैं इसको, श्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऊपर वाले को श्रिंग कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं हम? गर्त कहते हैं, क्रस्ट, और इसको ट्रफ कहते हैं। तो जब लगातार दो क्रस्ट का या लगातार दो ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट, दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी, दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है। दो लगातार कंप्रेशन यानी संपीड़न और दो लगातार रेयर फ्रैक्शन यानी विरलन के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं बच्चे। वेवलेंथ को ध्यान में रखिएगा कि वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल पर मैं चलता हूं और आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली जो यूनिट्स होती हैं, खासकर यूनिट्स के बारे में आप जान लें। साउंड में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे यूनिट।
अगर मैं क्वेश्चन में पूछा जाए यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की इकाई क्या होती है, तो आप सबको मालूम होगा हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज बच्चों, हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और फ्रीक्वेंसी को जो मेजर किया जाता है वो सोनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। सोनोमीटर, सोनोमीटर से हम फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। आवृत्ति को मापने वाला यंत्र है ये, आवृत्ति को मापने वाला यंत्र है मेरे बच्चों, ध्यान रखेंगे सोनोमीटर। जिस तरह से आपने वेवलेंथ की बात कही, अगर क्वेश्चन पूछा जाए यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी तरंग लंबाई, तरंग दैर्ध्य, तरंग लंबाई या तरंग दैर्ध्य की यूनिट क्या होती है, तो आप याद रखना मीटर होती है बच्चे, मीटर। लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं, मीटर इसकी यूनिट होती है। हालांकि इसकी छोटी यूनिट एंगस्ट्रम होती है। लाइट में अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ की तो छोटी यूनिट पूछा जाए तो एंगस्ट्रम होती है या माइक्रोन भी होती है। एंगस्ट्रम या माइक्रोन सुना होगा आपने। तो वेवलेंथ के बारे में मैंने बताया, पर क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग किस बात पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक बात है। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, यदि आवृत्ति बढ़ा दी जाए, इंक्रीजेज, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू एफ लैम्डा जो मैंने कहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे। आवृत्ति बढ़ने पर, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर, आवृत्ति बढ़ने पर ध्वनि का वेग, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग इंक्रीज करता है, बढ़ेगा, बढ़ेगा, ध्वनि का वेग बढ़ेगा। आवृत्ति बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। बच्चों एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मैं। क्या आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी के लिए जो बात मैंने अभी कहा, पिच सुना होगा आपने, पिच जिसको कहते हैं हम तारत्व, पिच को कहते हैं बच्चे तारत्व, सुना होगा आपने तारत्व। ऐसा भी आपने सुना होगा कि जो महिलाएं होती हैं उनकी आवाज बड़ी मधुर, तीक्ष्ण, शार्प होती है, शार्प होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है वॉइस ऑफ फीमेल आर वेरी शार्प, महिलाओं की आवाज बड़ी तीक्ष्ण होती है कंपेयर टू मेल। पुरुषों की आवाज भारी होता है, भारी होता है। तो आवाज में जो मिठास है, महिलाओं की आवाज में जो मिठास है, शार्पनेस जो है, वॉइस ऑफ फीमेल आर वेरी शार्प कंपेयर टू द मेल, पुरुषों की तुलना में। इसका रीजन क्या है आप याद रखना बच्चा, हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी, उच्च तारत्व और उच्च आवृत्ति के कारण, उच्च आवृत्ति के कारण, हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई पिच के कारण पुरुषों की आवाज भारी होती है, लो पिच लो फ्रीक्वेंसी, लो पिच लो फ्रीक्वेंसी पुरुषों में। मैं उदाहरण एक और देता हूं, मच्छरों की आवाज, मॉस्किटो, मच्छरों कीटों की आवाज तीक्ष्ण होती है, लॉयंस रोड, शेरों की गर्जना की तुलना में। सिमिलर आंसर, मॉस्किटो की भी हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी होगी, यानी मच्छरों की आवाज जैसी आवाज महिलाओं की आवाज से कंपेयर कर सकते हैं आप। शेरों की गर्जना पुरुषों के आवाज से आप तुलना कर सकते हैं, वॉइस ऑफ मेल। ओके, चूंकि शेरों की गर्जना भी लो पिच के कारण होती है, लो पिच लो फ्रीक्वेंसी। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं आपको बताता हूं। इको पढ़ा होगा आपने, इको प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होता है मेरे बच्चों?
प्रतिध्वनि होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि, मान लीजिए कोई साउंड ऐसे गया तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन इको कहलाता है। साउंड में देखा होगा कई बार इको बढ़ा देते हैं हम, रिफ्लेक्शन बढ़ती है साउंड की। इसके लिए एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना है, न्यूनतम दूरी, प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड, मिनिमम डिस्टेंस required to produce an echo, प्रतिध्वनि के लिए मिनिमम डिस्टेंस कम से कम कितना दूरी होना चाहिए? 17.2 मीटर। तो 17.2 मीटर न्यूनतम दूरी होती है, ये बात ध्यान रखना है। मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इको दैट इज 17.2 मीटर। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर एक और बात ध्यान रखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आप जानते हो किसी भी ऑडिटोरियम में, इन एनी ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम सुना होगा आपने, ऑडिटोरियम जहां पर बहुत सारी भीड़ श्रोताओं की होती है, जहां पर बहुत बड़ी भीड़ श्रोताओं की होती है, ऑडिटोरियम के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लाउड साउंड होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ना हो, ध्वनि का परावर्तन ना हो, इसके लिए वहां पर प्रोविजन ऑफ कर्टन्स, दीवारों पर पर्दे लगाए जाते हैं। जिस स्टूडियो से मैं बात कर रहा हूं यहां भी पर्दे लगे होते हैं, यहां भी दीवारों पर एब्जॉर्प्शन के लिए, साउंड के एब्जॉर्प्शन के लिए छोटे छोटे महीन महीन होल्स होते हैं। महीन महीन होल्स में साउंड एब्जॉर्ब हो जा सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है इन ऑडिटोरियम provision of tiny holes over walls, दीवारों पर छोटे छोटे परफोरेशंस, छिद्र बने होते हैं, उसका क्या कारण है? अथवा क्वेश्चन में ये भी हो सकता है प्रोविजन ऑफ कर्टन्स, मैं यहां पर एक और वर्ड लिख रहा हूं, कर्टन्स यानी पर्दे लगे होते हैं या टाइनी होल्स लगे होते हैं ओवर द वॉल्स, दीवारों पर। इसका क्या कारण है? इसका कारण बच्चे ये है ताकि साउंड एब्जॉर्ब हो सके, सो दैट साउंड कैन बी एब्जॉर्ब्ड, सो दैट साउंड कैन बी एब्जॉर्ब्ड, ध्वनि का अवशोषण हो सके, सो दैट साउंड कैन बी एब्जॉर्ब्ड, ताकि ध्वनि का अवशोषण हो सके, ध्वनि अवशोषित हो सके बच्चे। लेकिन मे बी ये ऑप्शन ना हो तो क्या हो जाएगा? ध्वनि अवशोषित हो सके। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो ये भी हो सकता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इको, प्रतिध्वनि से बचाव के लिए, ये क्वेश्चन में दिया जा सकता है प्रतिध्वनि से बचाव के लिए, आइदर टू प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इको, प्रतिध्वनि से बचाव के लिए। ऑप्शन देने वाला क्या दे सकता है? ये फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, ये सेकंड ऑप्शन हो सकता है। तो आप याद रखेंगे कि कर्टन्स का प्रोविजन क्यों देते हैं यहाँ, या छोटे छोटे छिद्र दीवारों पर क्यों लगाए जाते हैं। बच्चों जिस तरह से आपने साउंड की स्पीड की बात की थी, आपसे एक क्वेश्चन और मैं रखता हूं, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स, ध्वनि का वेग निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है? क्या आपने ऐसा सुना है चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देती? चंद्रमा पर ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि देयर इज नो मीडियम, क्योंकि वहां पर कोई माध्यम नहीं है। तो इसका मतलब साउंड की स्पीड नेचर ऑफ मीडियम पर भी निर्भर करता है, माध्यम की अवस्था, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है मेरे बच्चों, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो प्रकृति है कैसी। एक बात तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप, और दूसरी एक और बात ध्यान रखिएगा बच्चे कि माध्यम की प्रकृति जिस तरह मैंने कहा, तो माध्यम की प्रकृति ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकती है ना। तो
और अभी आपने क्या पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर करता है, यानी आवृत्ति पर निर्भर करता है। एक चीज, क्या यह टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है? यस, तापमान पर भी निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। ह्यूमिडिटी, नमी पर निर्भर करता है मेरे बच्चों, नमी पर निर्भर करता है। तो साउंड की स्पीड, इन चारों फैक्टर के बारे में मैंने दिया है। और ऑप्शन में ई में मैं ऑल ऑफ एबव अगर लिख दूं, ई में ऑल ऑफ एबव लिख दूं, सभी में सभी कथन सही हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ एबव। यानी साउंड की स्पीड, ध्वनि का वेग इन बातों पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर, आवृत्ति पर, तापमान पर, नमी पर, इन चीजों पर। आपने सुना होगा, ये तो मैंने सवाल दे दिया, ई पार्ट इज द राइट आंसर। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम, मैक्सिमम इन, अधिकतम किस में होता है, तो मेरे बच्चों आप शायद जानते होंगे, नेचर ऑफ मीडियम की जब बात मैंने कहा, तो नेचर ऑफ मीडियम यानी माध्यम की प्रकृति की बात जब कही, तो तीनों मीडियम होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर इन तीनों मीडियम में सबसे ज्यादा किस में होगा? इन सॉलिड मीडियम, ठोस माध्यम में। किस माध्यम में? ठोस माध्यम में। मैं एक सवाल और देना चाहता हूं, अंत में आपसे इस पर चर्चा करना चाहता हूं। अगर मैं ये लिख दूं स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम, साउंड मैक्सिमम इन, और ऑप्शन डाल दूं वुड, लकड़ी सबसे अधिक इसमें होता है, लकड़ी डाल दिया, स्टील, इस्पात, एक और ऑप्शन डाल रहा हूं मैं। एक उदाहरण आप ले लीजिए, ग्लास, कांच, और एक और उदाहरण ले लीजिए बच्चे, डायमंड, हीरा। क्या बताएंगे आप? आंसर इसमें क्या बता सकते हैं? पहले सवाल में ऊपर मैंने लिखा है स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इन सॉलिड मीडियम यानी ठोस माध्यम में, बट मैं सेकंड ऑप्शन डाला आपके लिए कि स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इन, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा लकड़ी में, इस्पात में, कांच में और हीरा में। क्या ये चारों ठोस माध्यम नहीं है? लकड़ी भी ठोस है, इस्पात भी ठोस है, और जो कांच का स्लैब होता है वो भी ठोस होता है, हीरा भी ठोस होता है। तो ये सारा ठोस है, तो इस ठोस माध्यम में क्या होगा? इस ठोस माध्यम में जो सबसे ज्यादा सॉलिड होगा, इसका मतलब जिसके अणु आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, उसमें होगा। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, देखिए डायमंड में सबसे ज्यादा, उसके बाद ग्लास में, कांच के क्रिस्टल, कांच के अणु बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, उसके बाद में स्टील में, इस्पात में, और उसके बाद में वुड में। याद रखना मेरे बच्चों, ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है, हीरा, कांच, स्टील और इस्पात। बच्चों इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हमारी जो क्लासेस है, जिसमें हम आपको वीओडी देने जा रहे हैं, वीडियो ऑन डिमांड। आप बच्चों के वजह से, काफ़ी बच्चों की मांग को देखते हुए हमारी चैनल ने आपके लिए वीओडी बनाया है और लाइव बैचेज लेकर आ रहे हैं बहुत शीघ्र। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे दोस्त आपके लाभान्वित हों। बिल्कुल इसको स्प्रेड करें, फैलाएं, ताकि आप सब मिलकर प्रतियोगी दुनिया का बादशाह बन जाएं। मैं आपके सफल भविष्य की सुखद कामना करता हूं। पर याद रखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।